नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास करके जो एनटीए नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लक्ष्य तक हम कैसे पहुँचें। सभी का एक मकसद होता है, एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक सपना होता है कि हम एनटीए नेट को क्वालिफाई किस प्रकार से करें, हम जेआरएफ क्वालिफाई कैसे करें। तो वही आज का हमारा मेन टॉपिक है कि एनटीए नेट जेआरएफ की कैसे करें तैयारी ताकि सफल हो जाएं। अब सफलता किस प्रकार से आए, किस प्रकार हम सफल हो जाएं, किस प्रकार की हमारी रणनीति हो, किस प्रकार से हम सिलेबस को मैनेजमेंट करें, किस प्रकार से हम टाइम मैनेजमेंट करें, किस प्रकार का हमारा उद्देश्य हो, किस प्रकार का हमारा फोकस हो, किस प्रकार के हमारे सपने हों, किस प्रकार के हमारे अर्थात सारी चीज़ों से संबंधित आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं कि हम किस प्रकार से किन किन रणनीतियों के द्वारा हम आगे बढ़ें ताकि इस कम समय में हम अपने उद्देश्य या ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य को भेद सकें। हम अपने लक्ष्य को क्या कर सकें तो भेद सकें। अब जब हम अपने लक्ष्यों को भेदने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं, बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। उन बाधाओं से हमें किस प्रकार से निकलना है यही हम आज तैयारी करेंगे। हम आज ये नहीं करेंगे कि हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे नहीं, हम किस प्रकार के उद्देश्यों की से लवालेज हो जाएं ताकि हम अपनी बाधाओं से पार कर सकें और बाधाओं के पार होते ही हमारी सफलता आती है। तो वही चीज़ें हमारी आज की टॉपिक है। अब सबसे पहले आता है कि एक हमारा जो लक्ष्य होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। हम क्यों करते हैं भैया, हम क्यों करते हैं कि पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाए, पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाए। उससे पहले हमारा एक मकसद होता है क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक जो हमारा सपना है वो कैसे परिपूरित हो, इसके लिए हम ये तैयारी करते हैं। मेन मकसद वो होता है। अब इस मकसद को पाने के लिए हमें कुछ उद्देश्यों का सहारा लेना पड़ता है, कुछ जो रणनीतियां हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहला आपका होता है सिलेबस। कई बच्चे ये तो पता होता है कि हम किस प्रकार से एनटीए नेट जेआरएफ हो जाएं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। भैया जब तक हम अपने सिलेबस को कंठाग्र नहीं करेंगे, जब तक हम सिलेबस में हमारी पकड़ नहीं होगी कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, किन किन बिंदुओं से प्रश्न आता है, किन किन उसमें कितने प्रश्न आते हैं, कितने अंक पाने से हमारा क्वालिफाइंग हमारा होगा, ये जब तक हमारा मकसद क्लियर ना हो तब तक हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आप सभी को पता है कि जो भी हम पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उस पर हम उसके बदौलत हम यहाँ पर क्या करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसमें सामान्य रूप से पहला जो होता है पेपर, आप सभी को पता है कि वो सामान्य जनरल पेपर होता है, सभी के लिए अनिवार्य पेपर होता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ से जो आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स होता है। आपका पेपर 2 स्कोरिंग मार्क्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप बहुत ज़्यादा स्कोर पेपर 2 में नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोर आप पेपर 1 में कर सकते हैं। इन बातों का आपको ख्याल रहे। अब हम चलते हैं कि अब हमारा जो यहाँ पर अप्लाई करने का भी डेट आ चुका है। 20 तारीख तक हम अप्लाई कर सकते हैं और कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि 20 मई तक 20th ऑफ मई तक आपका अप्लाई करने का डेट है। करेक्शन का दो दिन बाद तक का डेट है। तो प्रॉबेबली आप ऐसा कह सकते हैं कि 23 से 25 तक आप करेक्शन में जाएंगे। अब 1 महीना कम से कम, अर्थात जून आप छोड़ दीजिए क्योंकि मई इसी में बीत गया। मई से जून 1 महीना हो गया। अब जून के बाद लगभग आपका ऐसा समझिए कि जुलाई के अंतिम सप्ताह
हम जुलाई के अंतिम सप्ताह नहीं, जुलाई के 15 जो हमारा तारीख होगा हम वहाँ से ले लेते हैं। तो मोस्ट प्रॉबली हमारे पास कितने रहे समय, तो तकरीबन 45 to 50 डेज। अब 45 to 50 डेज में हम किस प्रकार की तैयारी करें? क्या आपको लगता है कि जितने भी यहाँ पर पेपर 1 होते हैं इसमें 10 यूनिट्स होते हैं और इसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं, टोटल आपका 20 यूनिट्स होते हैं टोटल। क्या आप आज से अगर तैयारी करने में जुट जाएं, क्या आप 20 यूनिट्स का तैयारी और वो भी एनटीए नेट की तैयारी आप कर सकते हैं क्या? कतई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जीरो लेवल से जब शुरू करते हैं वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो बात आती है कि हम फिर क्रैक कैसे करें? तो क्रैक आप कर सकते हैं। क्रैक इस प्रकार कर सकते हैं कि सबसे पहले कि हम क्या करें और क्या ना करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले क्या करें हम समझते हैं कि क्या हम करें। तो क्या करें, यहां पर आप देखिए कि जो मोस्ट प्रोबेबली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आप उठाएं। क्योंकि अब जो 10 यूनिट्स हैं, 10-10 जो यूनिट्स होते हैं, क्या उसमें से सारे के सारे यूनिट्स उतने ही प्रभावशाली होते हैं? क्या उतने ही अंक के होते हैं? अरे कहने के लिए तो होता है, लेकिन आप उठा करके देख लीजिए, वहाँ से सारे यूनिट्स से उतने प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप उठा करके देख लीजिए। तो हमें वहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और लक्ष्य को भेदना है। तो जब लक्ष्य को भेदना है तो हमें उस प्रकार की रणनीति की भी ज़रूरत होगी। जब रणनीति की ज़रूरत होगी तो हमें क्या करें, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ना करें। अब क्या ना करें, अब बहुत सारे छात्र कहेंगे कि हम क्या सर 17-18 घंटे पढ़ें? कतई नहीं पढ़िए। 17-18 घंटे पढ़ेंगे एकदम से नहीं होगा, ये हम कंफर्म बता रहे हैं आपको, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप आज तक 17-18 घंटे पढ़े नहीं। एकाएक आप 45 दिनों के लिए बैठ गए, कैद हो गए कमरे में 17 से 18 घंटे, 12-14 घंटे पढ़ने के लिए। आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपकी आंख काम नहीं कर रही है, आपका संपूर्ण मन नहीं काम कर रहा है। आप कहाँ से करेंगे? केवल बैठे रहने से? कतई नहीं, बल्कि और बोझ हो जाएगा, वो कतई नहीं करिए। तो क्या करें? तो क्या करें? करिए वो जो स्मार्टर तैयारी होती है। स्मार्टर तैयारी अर्थात हम कितने घंटे अपने आप को दे सकते हैं। एक मैनेजमेंट के हिसाब से आप करिए कि हम 9 घंटे निकाल पाते हैं अपने पूरे दिन में, पूरे शेड्यूल में। 24 घंटे में हम 9 घंटे अगर हम पढ़ते हैं, उसमें भी आप ब्रेक का टाइम आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। 1 से 1.25 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़िए। 1 घंटे आप रखिए। 1 घंटे से ज़्यादा एक विषय को नहीं पढ़िए, एक बार में नहीं पढ़िए। कुछ देर ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए, उसके बाद फिर थोड़ा सा कूल होइए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, फिर पढ़ने बैठिए। फिर वही सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं पढ़िए, दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, तीसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। लेकिन हमें उठाना क्या है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हमें उठाना है। उसके लिए हमें और चीज़ क्या चाहिए? तो आप देखिए कि 2019 में सिलेबस बदला था एनटीए नेट के द्वारा। अब 2019 में सिलेबस बदला है, तो वहाँ के बाद से जो प्रश्न पत्र आ रहा है वो काफ़ी डीप है। अब जो काफ़ी डीप है तो हमें इसकी तैयारी करनी है, न कि उसके पहले वाले की तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। बहुत सारे छात्र वो 11, 12, 14, 15 उठा लेते हैं और उसमें लगे रहते हैं। अरे भैया नहीं रहो। आप ये देखो कि इमीडिएट अभी क्या पूछा जा रहा है, अभी ट्रेंडिंग क्या है, और ट्रेंडिंग के हिसाब से आप चलिए, आप सफल होंगे। तो उसको देखिए कि 2019 के बाद जो प्रश्न पत्र आए हैं उसकी मैक्सिमम हम तैयारी किस प्रकार से करते हैं, उसकी मैक्सिमम तैयारी कीजिए। अब ये देखिए कि पहले जो प्रश्न पत्र आते थे, कई बार रिपीटेड प्रश्न आते थे। आज के समय में आपको रिपीटेड प्रश्न पत्र नहीं आएंगे, एक भी प्रश्न आपको ऐसे नहीं आएंगे। क्यों?
क्योंकि आज वो जो अप्लाइड मोड में होता है वो आपको पूछेगा अगर वही, फिर भी आपको इस प्रकार से घुमाएगा कि आप जान ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो 3R, ये 3R बहुत इंपॉर्टेंट है। 3R जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड, आप पढ़िए, मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। इसके बाद आपका रिकॉर्ड और रिसाइट, ये 3R आप करिए, तैयारी निश्चित होगी। रीड, पढ़ना, आप पढ़िए, मैक्सिमम पढ़िए, कितना हम पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। उसके बाद रिकॉर्ड अर्थात रिकॉल, संस्मरण करिए। हम जो पढ़ते हैं उसको संस्मरण करना अत्यंत आवश्यक है, रिकॉल करना अत्यंत आवश्यक है, रिवाइज करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम रिवाइज नहीं करते हैं तब तक वो कुछ नहीं होगा। और भी रिवाइज कब तक करें? 24 आवर्स, मतलब विद इन 24 आवर्स। जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम विद इन 24 आवर्स हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, संस्मरण करेंगे, उसको फिर से याद करेंगे, उसको फिर से रिवाइज करेंगे, ताकि वो हमारे दिमाग में जाके बैठ जाए। और रिसाइट का मतलब क्या होता है? रिसाइट का मतलब होता है कि हम उसको अपने तरीके से समझें, हम उसको अपने तरीके से डिफाइन करें। क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ याद तो कर लेते हैं, उसको समझ भी लेते हैं, लेकिन अपनी तरीके से नहीं समझते हैं, हम उन चीज़ों को बहुत दिनों तक याद नहीं कर पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो अच्छे ज्ञाता है लेकिन सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बहुत अच्छे से नहीं समझे हैं। वो खुद ही बहुत अच्छे से नहीं समझे हैं तो सामने वालों को कैसे समझा पाएंगे? इसीलिए अपनी भाषा में आप खुद को समझाइए उसको। क्या? किसको? जो रिकॉर्ड किए हैं, जो रिकॉल किए हैं, जो रिवाइज किए हैं उसको। तो ये 3Rs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर प्रश्न आता है कि सर क्या हम इतना जो अगर पढ़ेंगे तो सोए नहीं क्या? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोएंगे नहीं तो हम अपने आप को भार दे देंगे। तो सोना अत्यंत आवश्यक है। जब भी आपका मन करता है, जब भी आपकी आंख कहती है, जब भी आपका मन कहता है कि सो जा भाई, आप बिल्कुल सो जाइए, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल सो जाइए, निश्चिंत होकर के सो जाइए। तभी होगा। जब निश्चिंतता मन में रहेगी आप कर पाएंगे। जब मन में निश्चिंतता नहीं रहेगी, उथल पुथल मचेगी, नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ सोना जरूरी है। तो करें क्या? जब हम सो जाएंगे तो करेंगे क्या? तो जो बाकी जागने वाला जो समय है, जो आप जाग रहे हैं, उसमें आप टाइम को व्यतीत नहीं कीजिए, टाइम को बर्बाद नहीं कीजिए। वो समय आप इसमें लगाइए। वो समय सोने का समय नहीं, सोने का समय सोने में ही रहना चाहिए। जागने का समय इसमें होना चाहिए ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो और आप एक्स्ट्रा बर्डन लेकर के नहीं। क्योंकि हालांकि जब भी हम NTA नेट की परीक्षा देने जाते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, ये नेचुरल है, सबके साथ ऐसा होता है। तो होता है, लेकिन हमें वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है। एक्स्ट्रा बर्डन जब हम खास करके नहीं सोएंगे तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ नहीं हमें करना है। फिर हमें सिलेबस में हमें ये चीज़ छांटना है कि हमें कोर चीज़ क्या है, कोर सिलेबस क्या है, अर्थात जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो कौन सा पार्ट है, उसको हमें देखना है। तो आपको ये तो जान लीजिए कि आपके लिए हमारा जो चैनल है एजुकेशन प्रभा है वो आपको सपोर्ट करने के लिए आता है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि केवल पेड बैच ज्वाइन करने से, क्या पेड बैच ज्वाइन करने से हमारी सफलता आ जाती है? बहुत सारे पेड बैच चलाने वाले हैं। क्या आपने जो पेड बैच ज्वाइन किया है क्या आपको सफलता मिल गई है? अरे नहीं। क्या बहुत मैक्सिमम आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि IAS की तैयारी कर चुके हैं, IAS कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी वो किसी भी पेड बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं। क्या उनके पास IAS वो बने हैं या नहीं बने हैं? तो बने हैं। तो ये नहीं कोई ज़रूरी है। आज हमारा चैनल आपके सपोर्ट के लिए आया है, बिना पैसे का, 1 रुपये नहीं, और आपको क्वालिटी जानकारी देती है।
हम बहुत सारा अनुसंधान करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारा अनुभव करते हैं और फिर आपके पास पहुंचते हैं और सारी जानकारी लेकर के आते हैं। तो ये तो हक बनता है आपका भी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो साथ ही ये सब करते रहिए और हमारे साथ आप बने रहिए। हम डेफिनेटली आपकी जो जिज्ञासा है, आपका जो लक्ष्य है, वहाँ तक हम जरूर पहुँचेंगे। धन्यवाद।